ईरान पर अमेरिका कहर बरपाने की तैयारी में है, तो ईरान भी लंबे युद्ध के लिए कमर कस चुका है। ईरान को लेकर खबर है कि वो मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रिन लागू कर सकता है। 31 राज्यों से ईरान की तैयारी। अमेरिका इजराइल पर वार की है। आईआरजीसी के प्रांतीय कमांडर्स को फ्री हैंड मिलेगा। वियतनाम अफगानिस्तान की तरह गुरिल्ला युद्ध की तैयारी। अमेरिका इजराइल को थकाने छकाने के लिए रणनीति बनी। The leader of the pack is gone, and as you know, 49 people were taken out in the first hit, and I guess there was another hit today on the new leadership, and it looks like that was pretty substantial also. So they're getting hit very hard, and we'll see what happens. डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ईरान जल्द घुटने टेक देगा। 100 घंटे में ईरान के 2000 ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा कर रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने लड़ाई को लेकर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। ईरान अब डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकरण मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रिन पर काम करने जा रहा है, जिसमें आईआरजीसी के प्रांतीय कमांडर्स को पूरी आजादी दे दी गई है। यानी उन्हें किसी तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए अब केंद्रीय सैन्य नेतृत्व की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। ईरान अगर युद्ध को खींचने की कोशिश कर रहा है, जो उसका मकसद है कि कितना जितना वो खींच सकता है खींचे और विश्व भर में दबाव डाला जाए अमेरिका के ऊपर, ये युद्ध जो है इसको समाप्त किया जाए, इसको खत्म किया जाए, ना कि ईरान को किसी तरीके से सरेंडर वाली जो बातचीत चल रही है, ईरान सरेंडर करे तो ईरान एक पुरानी सभ्यता होने के नाते सरेंडर करना उसका काफी कठिन नजर आता है। सरेंडर नहीं करेगा, वो जान चली जाएगी, पर वो जाने नहीं देगा, अपना लगा रहेगा आखिर दम तक। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सेंट्रल कमांड लाइन पर हमला किया है, जिसके बाद मोज़ेक डॉक्ट्रिन को लागू किया गया है। इजराइल की तरफ से जारी ये वीडियो देखिए, जिसमें इजराइल की तरफ से तेहरान में ईरान के आंतरिक सुरक्षा के मुख्यालय, आंतरिक सुरक्षा के कमांड सेंटर और 2 बासीज कमांड सेंटर को तबाह कर दिया जाता है। इजराइल की सेना ने कहा कि टारगेट किए गए कमांड सेंटर का इस्तेमाल ईरानी शासन ने पूरे ईरान में कंट्रोल बनाए रखने के लिए किया था। ऐसे में इसे तबाह कर दिया गया। ईरान के मुख्य केंद्रों पर हो रहे इन हमलों के बाद उसने रणनीति बदलने का फैसला किया। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान अब अफगानिस्तान और वियतनाम में हुए गुरिल्ला युद्ध की तरफ जा रहा है, जिसमें आईआरजीसी के प्रांतीय कमांडर खतरों को तुरंत जवाब दे सकेंगे। इसके अलावा ये स्वतंत्र रूप से ड्रोन और मिसाइलें भी तैनात कर सकते हैं। ईरान के लिए अपनी इस नई रणनीति पर तुरंत काम करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसके नेता लगातार इजराइल के निशाने पर हैं। मंगलवार को ध्वस्त की गई इस इमारत में नए नेता के चुनाव के लिए ईरान के नेता जुटे थे, लेकिन उसे इजराइल ने तबाह कर दिया। आने वाले दिनों में इजराइल की कोशिश ईरान के प्रमुख नेताओं और हथियारों के भंडारों को निशाना बनाने की होगी। इजराइल की तरफ से साइबर हमले भी हो रहे हैं, जिसने ईरान के संचार तंत्र को बाधित कर दिया है, जिससे मोज़ेक डॉक्ट्रिन वक्त की मांग कही जा सकती है। आईआरजीसी को 31 इकाइयों में विभाजित किया गया है, एक तेहरान के लिए और 30 अन्य प्रांतों के लिए। हर एक इकाई के कमांडर के पास सामरिक अधिकार हैं, जिन्हें अगर जंग में तत्काल निर्णय लेने का अधिकार मिल गया तो अमेरिका के लिए ईरान में सत्ता परिवर्तन करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आईआरजीसी अपने देश के पहाड़ों, रेगिस्तानों और शहरी इलाकों का इस्तेमाल घात लगाकर हमला करने में करेगी। उसके लिए गुरिल्ला युद्ध लड़ने में आसानी होगी। तो वियतनाम और अफगानिस्तान की तरह ईरान का भी लक्ष्य साफ है, और वो ये कि अमेरिका को एक लंबे युद्ध में उलझाया जाए, अमेरिका के संसाधनों की बर्बादी हो, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका को अफगानिस्तान और वियतनाम में झेलनी पड़ी थी। इस काम को ईरान की भौगोलिक स्थिति और गुरिल्ला युद्ध नीति से किया जा सकता है। इससे ईरान में सत्ता परिवर्तन करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, उसके लिए उसे लंबा इंतजार करना होगा, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के लिए ईरान का युद्ध महंगा साबित होगा। प्रणय, अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि वो युद्ध को एक छोटे दायरे में समेटे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपने वो सभी वोटर हैं जिनके सामने वो दावा करते रहे हैं कि हम युद्ध की तरफ नहीं जाते हैं। अब अगर इसे वो ऑपरेशन भी कहते हैं तो इस युद्ध का दायरा छोटा रखना होगा, लेकिन ईरान के पास भले एक युद्ध जीतने के टैक्टिक्स नहीं हो, लेकिन उसे लंबा खींचने के टैक्टिक्स जरूर है। बिल्कुल ठीक आकलन किया श्वेता आपने, और इनफैक्ट कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान यदि आप देखें तो उन्होंने इसके संकेत भी दे दिए कि हम इराक जैसा नहीं करेंगे। जैसा इराक के अंदर
वो सद्दाम हुसैन और सद्दाम हुसैन के साथ साथ नीचे तक की सारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, डिसलॉज कर दिया गया, जिसने कि आईसिस को जन्म दे दिया। हम वैसा नहीं करेंगे। हम उसके बाद कोशिश करेंगे कि वहां पर एक वैकल्पिक व्यवस्था सत्ता में आए और वो सब कुछ संभाल ले। लगभग ये कुछ वेनेजुएला मॉडल की तरह हो सकता है, हालांकि पूरी तरह वेनेजुएला मॉडल नहीं होगा, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि जो वो कह रहे हैं क्या वो जमीन पर उतर भी पाएगा या ये युद्ध लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि अक्सर जमीन तय करती है श्वेता कि युद्ध कहां जाएगा, कैसे जाएगा और कब खत्म होगा। और सुमित, अगर आईआरजीसी को आप मतलब खामेनेई के बाद अब आप चाह रहे हैं कि आईआरजीसी को भी पूरी तरीके से डिसबैंड करें, तो उसमें वहां की वो पहाड़ियां मुझे याद अफगानिस्तान की दिला देती हैं, जहां अगर वो कमांडर्स वगैरह वो छोटी टुकड़ियां रिट्रीट करती हैं तो भले एक देश की सेना का खिताब वो अपना रुतबा न रख पाए, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए एक समस्या जरूर रह जाएंगी। देखिए बिल्कुल समस्या रहेंगी और अभी अमेरिका और इजराइल का फोकस यह है कि ना सिर्फ आप सुप्रीम लीडर बल्कि उस पूरी व्यवस्था को ही मिटा दिया जाए, यानी वो व्यवस्था जो लगातार वहां के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा हावी रहती है, लगातार उसको डोमिनेट करती है, या एक पैरेलल स्ट्रक्चर लगातार वहां पे चलाते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ने ने कल परसों भी समझाया था, देखिए कि कैसा व्यवस्था वहां रहती है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि अगर अमेरिकी फोर्सेज उस तरीके का अटैक करती भी है, अगर वो अपने ग्राउंड फोर्सेज से बड़े अटैक करते हैं या फिर इस ऑपरेशन को आगे चलाते हैं, तो फिर अलग अलग जगहों पर बैठे हुए, क्योंकि देखिए उनकी फोर्सेज इतनी कमतर नहीं है, उनकी जो डिप्लॉयमेंट है या उनकी जो आप कह सकते हैं पकड़ है वो इतनी ज्यादा कमजोर नहीं है कि वो सिर्फ आपके एक महीने के ऑपरेशन पे वाइप आउट हो जाए। वो लगातार वहां पर बनी रहेंगी और अगर वो व्यवस्थाएं वहां बनी रहेंगी तो वो दोबारा से कम बैक करेंगे। आपको याद है, अफगानिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ इतने लंबे ऑपरेशन चलाए गए, 2 दशकों तक ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन हुआ क्या, सत्ता वापस एक बार फिर से तालिबान ने अपने हाथ में ही ले ली और वो रिवाइव करते रहे। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के लिए फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ रिजिम के अलावा उस व्यवस्था को खत्म करने का है जो सबसे ज्यादा उनके अभी से प्राइम टारगेट पर है। अमेरिका जानता है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो उस पर दबाव बढ़ेगा, हालात मुश्किल होंगे, संभव है ईरान में सत्ता परिवर्तन ही ना हो, मतलब अमेरिका का लक्ष्य ही पूरा ना हो। इसके लिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक बंद करना चाहता है। ईरान से कुवैत 1085 किलोमीटर दूर है, इजराइल 1550 किलोमीटर की दूरी पर, जॉर्डन 2161 किलोमीटर दूर, सऊदी अरब 1280 किलोमीटर दूर, बहरीन 1050 किलोमीटर दूर, यूएई 1300 किलोमीटर की दूरी पर है, ओमान 1500 किलोमीटर की दूरी पर और इराक 700 किलोमीटर दूर है। फिर भी एक अकेले ईरान ने इन सारे देशों को दहला रखा है। तो यूएई की कारोबार वाली छवि, ये सैटेलाइट तस्वीरें अरामको पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद हुए नुकसान को दिखाती है, बताती है कि ईरान सऊदी अरब के सबसे अहम ठिकानों पर बम बरसा रहा है। हालांकि आईआरजीसी की तरफ से इसे लेकर इनकार भी आता है, जो अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। They're hitting countries that were, you know, let's call them neutral, right? They lived together for a long time. I think they were surprised. I was surprised. I think and now those countries are all fighting against them and fighting strongly against them. Someday they'll write a story and they'll say why they did that. But they hit countries that had nothing to do with what's going on. They were sort of leaving everything alone. All of a sudden they had missiles shot in, which shows you the level of. मंगलवार को ही कतर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमला होता है, लेकिन अमेरिका को सबसे बड़ा झटका कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमले से लगा है। यह अमेरिका का पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है, जहां 10,000 सैनिक होते हैं। ईरान ने कतर की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, इनमें से एक को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में रोक दिया, जबकि दूसरी दोहा के अल उदैद बेस पर गिर गई। सैटेलाइट तस्वीरों से पुष्टि हुई कि अमेरिकी एयर डिफेंस के अर्ली वार्निंग रडार के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को लगातार अमेरिका और उसके सहयोगियों की तरफ से रोकने की कोशिश हो रही है। बढ़ते हमलों की वजह से अमेरिका ने अपने 9,000 कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। आशंकाएं हर तरफ यही आशंकाएं हम देख रहे हैं। और इसमें सुमित एक आशंका बड़ी ये भी उठ रही है कि क्या डर्टी बॉम्ब जो कि बनाने में सक्षम अगर हम हालात को देखें ईरान में तो वो हो सकता है, क्या उसका प्रयोग भी संभव है? देखिए वैसे तो युद्ध के मुहाने पर जब दोनों देश इतने ज्यादा अग्रेसिव हो तो कुछ भी आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी अभी बहुत ज्यादा कम है। हालांकि देखिए डर्टी बम को रेडियो एक्टिव या रेडियोलॉजिकल बॉम्ब भी हम कह सकते हैं, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि ईरान ने जो तकनीक हासिल की है, जो लगातार उसको थ्रेट लगातार बनती जा रही है, तो ऐसे में क्या ईरान इस लेवल पर भी पहुंच सकता है जहां पर वो इसका इस्तेमाल करे? तो इसके बारे में कह जाना अभी बहुत ज्यादा आप कह सकते संक्षेप में, लेकिन अमेरिका ऐसा दावा कर रहा है कि हाँ, अगर ईरान के पास 60%
50% से ज्यादा एनरिच यूरेनियम है तो लगातार उसके पास वो कैपेबिलिटीज है, क्योंकि 60 के बाद जब आपको 90 पर पहुंचना होता है, जब आप ऐसे बॉम्ब बना सकते हैं, तो उसमें महज 10 से 12 दिन की ही एक्सरसाइज लगती है, उसमें 10 से 12 दिन का ही प्रोसेस लगता है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी अमेरिका द्वारा कही जा रही है कि बहुत ज्यादा हाई है। इसके अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि कई ऐसे इंजीनियर्स हैं जो लगातार इसको लेकर बहुत लंबे समय से ईरान में काम कर रहे थे, जो लगातार अमेरिका की पहुंच से बाहर है। अमेरिका ने उन साइंटिस्ट को तो टारगेट किया, लेकिन वो इंजीनियर्स, वो प्रोसेस अब भी अमेरिका की पहुंच से बाहर है। तो शायद इसकी पॉसिबिलिटी अमेरिका द्वारा कही जा रही है कि बहुत ज्यादा प्रबल बताई गई है। यही चर्चा चल रही है, यही चर्चा चल रही है कि क्या ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम रेडी है जिससे वो डर्टी बॉम्ब बना सकता है, जैसा कि अमेरिका दावा कर रहा है। देखिए, ईरान जिसके पास 3000 से ज्यादा मिसाइल बताई जाती है, जिसके बारे में खुद अमेरिका तक दावा करता है कि हर दिन 3 से 4 नई बैलिस्टिक मिसाइल ईरान बना सकता है। ईरान जो अब की बार युद्ध में मिसाइल से ज्यादा ड्रोन के हमले से अमेरिकी बेस और खाड़ी देशों को दहला रहा है, जिस ईरान को लेकर अमेरिका दावा करता है कि उसने परमाणु बम नहीं बनाने दिया। What we're doing right now with Iran, if we don't stop them, or if we didn't stop them, or if we didn't start, they've been decimated. But if we didn't do what we're doing right now, you would have had a nuclear war, and they would have taken out many countries. Because you know what? They're sick people. They're mentally ill, sick people. They're angry. They're crazy. They're sick. ईरान परमाणु बम तो नहीं बना पाया, लेकिन क्या ईरान के पास डर्टी बम बनाने की तैयारी पूरी है? क्या ईरान के पास इतना संवर्धित न्यूक्लियर तैयार है जिससे वो डर्टी बम बना ले? क्या डर्टी बम के इस्तेमाल से ही अब युद्ध खत्म होगा? क्या ये सारी आशंकाएं अमेरिका को हैं? और क्या इसी वजह से ईरान के परमाणु साइट्स इस्फहान से लेकर दूसरी जगहों पर वार होता है? अमेरिका पहले से दावा करता आ रहा है कि इस महायुद्ध के 5 दिन के भीतर ईरान पर हमले के लिए B-2 बॉम्बर्स को लगाया गया, जिन्होंने 2-2 हजार पाउंड के बम ईरान पर गिराए हैं। निशाना ईरान के मिसाइल भंडार रहे। दावा है कि ईरान में अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स पर 2-2 हजार पाउंड के बम अमेरिका ने गिराए। यानी एक तरफ न्यूक्लियर साइट पर हमला, दूसरी तरफ मिसाइल साइट पर वार। और तब सवाल है, क्या डर्टी बम ईरान बना सकता है और गुस्से में गिरा भी सकता है? माना जाता है कि ईरान के पास लगभग 440 किलो का बहुत ज्यादा एनरिच यूरेनियम है, जो लगभग 60% तक एनरिच हो चुका है। न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए उन्हें लगभग 90% संवर्धन की जरूरत है। तो क्या ईरान मौजूदा न्यूक्लियर से ही डर्टी बम को तैयार कर सकता है? डर्टी बॉम्ब जो है एक एक्चुअली एक असली बॉम्ब नहीं है, न्यूक्लियर वेपन नहीं है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर फिशन नहीं है, कुछ मशरूम क्लाउड नहीं है, उस तरह का नहीं। ये जो इसको रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप बहुत सारी रेडियो एक्टिव मटीरियल को एक बॉम्ब के एक रूप में पैक करते हैं। जब वो बम फटता है तो सारी जो रेडियो एक्टिव क्लाउड है वो डिस्पर्स हो जाता है एक एरिया में। तो वो जो उसकी जो डैमेज है वो एक्सप्लोजन से ना होके उस रेडियो एक्टिविटी से होता है। शहर के एक एरिया पे वो एक रेडियो एक्टिविटी फैला सकती है। इससे ज्यादा जो लोगों को तो नुकसान तो पहुंचेगा ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनहेल करने से, लेकिन ये ज्यादातर पैनिक फैलाती है, एक एरिया डिनायल वेपन के तौर पे आ जाता है, क्योंकि उसके गिरने से बहुत सारी एक केओस पैदा हो सकती है किसी शहर में। इसलिए अक्सर जो हमें पास्ट में जो देखने को मिला है, कई सारे आतंकी टेररिस्ट ग्रुप्स जो है, ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इस बॉम्ब को बनाने की कोशिश की है। अलकायदा वगैरह, उन्होंने इस रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस बनाने की बातें की है। डर्टी बम को रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस यानी RDD भी कहा जाता है। ये एक ऐसा हथियार है जो डायनामाइट जैसे पारंपरिक एक्सप्लोजिव को रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ मिलाता है। इसका मुख्य मकसद न्यूक्लियर धमाका करने के बजाय किसी इलाके में रेडियो एक्टिव संक्रमण फैलाना है।